नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। गुजरात में बीजेपी का प्रचार अभियान जारी है। पीएम मोदी का आज गुजरात दौरा है। 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खेड़ा, नेत्रंग और सूरत में पीएम रैली करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और आपको बता दें कि बीजेपी का प्रचार अभियान पूरे जोर से चल रहा है। पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं और आपको बता दें कि इस दौरान खेड़ा, नेत्रंग, सूरत में आज रैली करेंगे। 2 दिन का दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो लगातार गुजरात के दौरे पर रह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह भी गुजरात में लगातार रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसके अलावा कई दिग्गज नेता जो बीजेपी के हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है गुजरात में। चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या केंद्र सरकार में कई कैबिनेट मंत्री, उन सभी ने गुजरात में प्रचार की कमान संभाल रखी है और प्रधानमंत्री अगले 2 दिन तक गुजरात में रहने वाले हैं। गुजरात में बीजेपी के तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हमारे सहयोगी दीपक चौबे ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा, साथ ही गुजरात में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो हो रहा है हिम्मतनगर में और जहां आप देख सकते हैं कि ये जन सैलाब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है और लगातार जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के भीड़ है जो रैली में वो आप दिख सकता है और जिस तरीके से लगातार जो रोड शो है वो दिखाई देता है कि कैसे जन सैलाब बीजेपी के लिए है और इस बार फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सर अगर बात की जाए तो लगातार आपकी जनसभा में भारी भीड़ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अटूट प्रेम और अथाह विश्वास है। आदरणीय मोदी जी ने बतौर मुख्यमंत्री गुजरात की जो विकास की नींव रखी और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने आशीर्वाद रखा है, उसने गुजरात को नंबर 1 स्टेट के रूप में रखा है। इसलिए यहाँ की जनता भी अथाह प्रेम और अटूट विश्वास के साथ उनके साथ खड़ी है। चुनाव एक तरफा है और लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। सर लगातार देख रहे हैं, चाहे वो हिमाचल हो या फिर गुजरात हो, सबसे ज्यादा रैली में कोई होता है तो वो है महिलाएं और युवाएं। यही रणनीति तय करती हैं। नहीं, समाज के सभी वर्ग साथ हैं। महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, किसान भी हैं, मेहनत का मजदूर भी हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। सर कुछ लोग दिल्ली से भी आए हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। प्रजातंत्र है, कोई भी कर सकता है कोशिश। जमानत जब्त होगी तो पता चलेगा 8 तारीख को। सर एक आखिरी सवाल है, दिग्विजय सिंह है, वो कहते हैं कि गुजरात का कोई अस्मिता नहीं था और प्रधानमंत्री के बारे में वो कहते हैं, दिग्विजय सिंह है, कांग्रेस के नेता हैं, वो कहते हैं कि गुजरात का कोई अस्मिता नहीं है, गुजरात कहीं नहीं था और प्रधानमंत्री को वो रावण कहते हैं। ऐसा है, जिसकी जैसी सोच। दिग्विजय सिंह पर मैं क्या बोलूं, वो उनके सारे बयान देख लीजिए, ध्यान में आ जाएगा। क्यों आप मेरे से ऐसे उन पर कोई टिप्पणी कराना चाहते? तो लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो में जो एक हुजूम है और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि दिग्विजय जिन्होंने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री रावण थे, वो बयान किस तरीके से लिया जाता है, सीरियसली लिया जाता है, ये बड़ी बात है। कैमरामैन केडी के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, अहमदाबाद, हिम्मतनगर। एमसीडी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी आज से महागृह संपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अभियान में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में जीतकर फिर सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। इसी मिशन के तहत आज बीजेपी दिल्ली में महागृह संपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान में पार्टी के कई बड़े नेता आज चुनावी मैदान में दिखेंगे। बीजेपी के 10 से 15
वरिष्ठ नेता वार्डों में जाकर जनसंपर्क करेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी के सांसद, विधायक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पदयात्रा भी करेंगे। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। जेपी नड्डा इससे पहले भी दिल्ली एमसीडी चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी पर बीजेपी का पिछले 15 सालों से राज है, जिसे बीजेपी आगे भी कायम रखना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी से उसे तगड़ी टक्कर मिल रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में अपने सभी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। लेकिन इन सब के बीच एमसीडी चुनाव से जुड़ी एक और रोचक खबर आपको बता दें। बीजेपी का आज महागृह संपर्क अभियान तो शुरू होने जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आज इसमें शामिल होंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार यहां पे मेहनत कर रही है, सत्ता में वापसी के प्रयास कर रही है और पिछले 15 सालों से जिस तरीके से बीजेपी सत्ता में काबिज है, उसके बाद यह चुनाव और अब रोचक होने वाला है, क्योंकि इसमें एंट्री हो गई है अब असदुद्दीन ओवैसी की। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने इस चुनाव को और रोचक बना दिया है। तो आपको बता पार्टी के बीच मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन ओवैसी की एंट्री ने इसे दिलचस्प बना दिया है। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि आज अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं। अयोध्या के विकास को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। रामायण मेले का भी उद्घाटन करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। अयोध्या के आयुक्त के सभागार में सीएम करीब 11 बजे अयोध्या के विकास को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी इस दौरान अयोध्या के जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। दोपहर 1:30 बजे राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद 3:15 बजे करीब योगी आदित्यनाथ रामायण मेले का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वहीं अगर बात की जाए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, तो वो आज जम्मू के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह 10 बजे माता वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। करीब 11 बजे वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर यूनिवर्सिटी में हरियाणा जम्मू के बीच एमओयू साइन करेंगे। आईटी से जुड़े मामले को लेकर एमओयू साइन किया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे डॉक्टर निर्मल सिंह के आवास पर पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। दोपहर 3:30 पर बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, वहां एक बैठक है उसमें शामिल होंगे और शाम 6:30 पर दिल्ली वापस लौटेंगे मनोहर लाल खट्टर। तो आज जम्मू के दौरे पर रहने वाले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कई कार्यक्रम हैं, जिसमें सबसे पहले माता वैष्णो के दर्शन करेंगे और उसके बाद आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम है, वहां जाएंगे। बीजेपी के ऑफिस में बैठक है, उसमें शामिल होंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले सुबह 10 बजे यानी अब से करीब 1 घंटे बाद माता वैष्णो के दर्शन करेंगे। वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे मनोहर लाल खट्टर। बात करें देश के राजधानी के प्रदूषण के बारे में, तो आपको बता दें कि प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। कई शहरों की हवा जो है वो बेहद खराब श्रेणी में है। आपको बता दें कि AQI में हवा की क्वालिटी बहुत खराब है। लखनऊ और नोएडा में
प्रदूषण से हालत खराब है। दिल्ली के आसपास के इलाके यानी एनसीआर के शहरों में प्रदूषण का स्तर राष्ट्रीय राजधानी की तरह ही खराब और बहुत खराब कैटेगरी में है। जबकि उत्तर प्रदेश के इलाकों की बात की जाए तो वहां भी कई जगहों पर हवा साफ नहीं है। दरअसल दिल्ली की सीमा से सटे इलाकों में प्रदूषण की स्थिति जो है वो बेहद खराब है। अगर तस्वीरों के जरिए भी आप देखें तो धुंध आपको नजर आने वाला है। इसमें स्मॉग की स्थिति की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर दिल्ली की तरह ही बहुत खराब है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है, जबकि कई शहरों में हवा की गुणवत्ता सूचकांक मध्य श्रेणी में है। मौसमी गतिविधियों और हवाओं के रुख के कारण प्रदूषण के स्तर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है, तो लोगों को फिलहाल इस प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है। यह भी जानकारी आपको दे दें। तो सहयोगी अजहान अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजहान, मौसम विभाग क्या कह रहा है? अब क्या कारण है कि इस तरीके की स्थिति दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है? देखिए, बात कर ली जाए दिल्ली का पॉल्यूशन की, तो सर्दियों में दिल्ली का पॉल्यूशन की जो समस्या है वो हमेशा से बड़ी समस्या बनकर उभरती आ रही है। और अब की बात करें तो पीछे जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा था तो उसको लेकर के जो नियम है वो भी सख्त किए जा रहे थे। ग्रेड 3, 4 भी लागू किया गया था, लेकिन हालांकि पॉल्यूशन घटने के बाद उनको वापस कर लिया गया। लेकिन अब की स्थिति की बात करूं तो आज पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में कई कई इलाकों में 400 के पार AQI पहुंच गया है। और कहीं ना कहीं जो वजह है वो हवा की धीमी रफ्तार है। जब हवा चलती है तो अपना प्रदूषण का कण अपने साथ ले जाती है, लेकिन अब 3 दिनों तक यानी आज से लेकर अगले 3 दिनों तक हवा की गति बहुत कम रहने वाली है। तो प्रदूषण के जो कण हैं वो हवा में बने रहेंगे, वो मौसम में स्थिर बने रहेंगे। तो आने वाले 3 दिनों तक बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो हवा की रुख है, हवा उत्तर पश्चिमी जब तक चलती रहेगी तब तक वो पॉल्यूशन अपने साथ लाती रहेगी और दिल्ली वासी इस तरह से पॉल्यूशन से कहीं ना कहीं परेशान होते रहेंगे। अजहान, एक और चीज, क्योंकि अभी तो ठंड की शुरुआत है, आने वाले वक्त में हवा की गति की अगर बात की जाए तो वो और धीमी होगी, तो उसके बाद आगे की स्थिति किस तरीके से रह सकती है? देखिए, शुरुआती तौर पे अगर इस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो आने वाला जो मौसम सर्दियों का मौसम है उसमें जो बड़ी दिक्कत सामना करना पड़ ही सकता है, क्योंकि कोहरा भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हवा भी नहीं चलेगी। तो कोहरा प्लस पॉल्यूशन और दिल्ली की जो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है वो ट्रैफिक है। ट्रैफिक से होने वाला प्रदूषण भी तो वो हवा में घुल जाएगा और कई बड़ी समस्या का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ेगा। मौसम विभाग भी लगातार ये बात कह रहा है कि जब शुरुआत में भी इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो जब सर्दी अपने पीक पर रहेंगी तो बड़ी समस्या हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजहान आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली और एनसीआर की यह स्थिति है कि अगले 3 दिनों तक स्थिति यही रहने वाली है प्रदूषण की, और आगे क्या स्थिति बनेगी वो भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि हवा की क्वालिटी जो है वो बेहद खराब श्रेणी तक पहुंच गई है दिल्ली और एनसीआर में। इन तस्वीरों को देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पे विजिबिलिटी भी कम है और ये अभी फॉग नहीं है। ये भी जानकारी आपको दे दे कि ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग की स्थिति की वजह से ये हालात बने हैं। बड़ी खबर है राजस्थान के भरतपुर से। यहां पे ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पड़ोसी ने घर में घुसकर 3 सगे भाइयों को गोली मारी है। तीनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ट्रिपल मर्डर के बाद गांव में तनाव का माहौल है। तनाव बढ़ने से गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। राजस्थान के भरतपुर से यह बड़ी खबर, जहां पर ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। कुम्हेर थाना क्षेत्र के सिकरौरा गांव में पड़ोसी युवक अपने साथियों के साथ घर में घुसकर 3 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर देता है। बताया जा रहा है कि मृतक 3 भाइयों में से एक भाई पुलिस कांस्टेबल था। वहीं इस तेहरे हत्याकांड के बाद गांव में तनाव का माहौल है। भारी तनाव को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब छापेमारी कर रही है।
तो भरतपुर से ये बड़ी खबर, राजस्थान भरतपुर से। मामला ऐसा था साहब, इनमें कोई आपसी विवाद हुआ कल और सरपंच में कल आ रहा है इनकी सुलह करने। अच्छा जी। तो ये मतलब सरपंच ने कल मना कर दिया कि तुम चौधरी जी मत आओ, राजीनामा हो जाएगा। अच्छा। और सरपंच के द्वारा और 10 आदमी थे गुंडा कल घर अच्छा। पर उसके पे। अच्छा। कल भी मैंने कई बार चिंता, मैंने कहा तुम पुलिस को फोन कर दो, पुलिस को ये कराया नहीं करा, पर पुलिस ने आज तक रोक जैसा नहीं लिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से है, जहां पे एक छात्रावास के 10 छात्रों को करंट लगा है। 5 छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनकी स्थिति गंभीर है। यह जानकारी निकल करके सामने आ रही है। बिजली का तार टूटा होने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के एक छात्रावास से है, जहां पे करंट की चपेट में आने की वजह से 5 छात्राएं जो हैं उनकी स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुल 10 छात्र जो हैं वो इसकी चपेट में आए हैं। फिलहाल 5 छात्रों का इलाज चल रहा है इस समय अस्पताल में। जो जानकारी मिल रही है, तार टूटा होने की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं बिहार के सारण से यह बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पे तेज रफ्तार कार की टक्कर की वजह से 17 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। बिहार के सारण से यह बड़ी खबर है, दावत खा रहे लोगों को कार ने कुचला है। इसकी वजह से 17 लोग घायल हुए हैं और एक की मौत हो गई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इस समय उनका इलाज चल रहा है। यह बड़ी खबर बिहार के सारण से, जहां पे घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दरअसल दावत खा रहे लोगों पर एक कार आफत बनकर बरसी और आपको बता दें कि इसमें 17 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, एक की मौत हो गई है। यह जानकारी बिहार के सारण से। तमिलनाडु के त्रिची में श्रीलंकाई एयरलाइन से कोलंबो से त्रिची हवाई अड्डे पर पहुंची एक महिला के पास से 87 ग्राम सोना बरामद किया गया। आप देख सकते हैं कि पेस्ट जैसी सामग्री में छिपा कर रखी गई एक बनियान से 57 ग्राम वजन का 24 कैरेट सोना बरामद किया गया। वहीं 30 ग्राम वजन का एक 22 कैरेट सोना भी बरामद किया गया है। तो ये तमिलनाडु के त्रिची से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप तस्वीर को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि सोने की तस्करी किस तरीके से की जाती है। एक बनियान में पेस्ट जैसी ये चीज लगी हुई जो आपको दिखेगी, ये सोना है। 24 कैरेट और 22 कैरेट का सोना, 87 ग्राम सोना बरामद हुआ है। एक बड़ी खबर और है, बृजभूषण शरण सिंह के निशाने पर बाबा रामदेव। बीजेपी सांसद ने पतंजलि पर बड़ा आरोप लगाया है। पतंजलि के घी और मंजन को नकली बताया है। आरोप के बाद सवालों के घेरे में है पतंजलि के प्रोडक्ट्स। पतंजलि के प्रोडक्ट की अब जांच की मांग भी लोग कर रहे हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के सांसद ने पतंजलि के प्रोडक्ट पर सवाल उठाए हैं, जिसमें घी और मंजन की बात कही गई है। अब आपको बता दें कि पतंजलि के प्रोडक्ट की जांच की मांग लोग भी कर रहे हैं। गोंडा के बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह जौनपुर दौरे पर रहे। यहां वो जमैथा गांव में श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे थे। वहीं उन्होंने बड़े ही बेबाकी से बाबा रामदेव के घी और अन्य उत्पादों के विषय में न्यूज इंडिया से खुलकर बात की। कुछ बातें निकल के आई हैं बाबा रामदेव जी के बारे में कि आपने उनके घी और जो और शहद के जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में कुछ आपने कहा कि नकली पदार्थ दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैंने उनके प्रोडक्ट पर सवाल नहीं उठाया जी। उस सवाल का संज्ञान उन्होंने स्वतः ले लिया। एक धार्मिक आयोजन के अंतर्गत मैं गांव के लोगों से ये कह रहा था कि आप गाय भैंस पालिए, मतलब कि अपने घर में दूध पैदा करिए, क्योंकि दूध ही एक ऐसा चीज़ है जो बुजुर्ग से लेकर के बच्चों तक के भोजन में किसी प्रकार से जाता है। और गांव के लोगों को स्वस्थ रखने का एक ही उपाय है कि आप गाय या भैंस जो भी आप पालना चाहें पालें।
उसी क्रम में मैंने कहा था कि रामदेव का घी खाने से आप स्वस्थ नहीं होंगे। अगर अपना घर का घी आप नहीं खाएंगे तो आप घी का स्वाद ही भूल जाएंगे कि घी होता क्या है। लेकिन संज्ञान में लिया रामदेव जी के शिष्य हैं बालकृष्ण, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि भाई आप एक चीज़ हमको समझा दीजिए। मैंने कहा कि आप संत हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं संतों की इज्जत करता हूँ, मेरा कोई आपसे विवाद नहीं, ये सब मैंने बोला। लेकिन एक प्रश्न है कि 30 किलो दूध में, गाय के दूध में 1 किलो घी होता है, और अगर 40 रुपये मान लिया जाए तो 1200 का दूध बनता है, 100-200 रुपये मजदूरी, तो 1400-1500 में आप दूध खरीद करके 550 में घी कैसे बेचते हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपको कानूनी नोटिस दूंगा या तो आप खंडन कर दीजिए। तो मुझे ध्यान आया मेरे गोंडा जनपद में महर्षि पांतांजलि जी की जन्मभूमि है। महर्षि पांतांजलि हमारे गोंडा जनपद प्राचीन में गोंडा। फिर उस स्थान पर मैं गया और वहाँ का दृश्य मैंने पूरे देश को, दुनिया को दिखाया कि जिनके नाम पर लोग करोड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं, दवाई बेचते कोई आपत्ति नहीं थी, घी बेचे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये चड्डी बेच रहे हैं। महर्षि पांतांजलि जी के नाम पर चड्डी बेच रहे हैं, बनियान बेच रहे हैं। तो क्या महर्षि पांतांजलि का अपमान है कि नहीं है? अब देश के लोग फैसला करें कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट अच्छा है कि बुरा है, इसको भारत सरकार तय करे या जो है उत्तर प्रदेश सरकार तय करे या उत्तराखंड सरकार तय करे, लेकिन देश के मन में शंका जरूर है। आपका कहने का तात्पर्य है कि ये संत के अलावा जो है एक व्यापारी हो गए हैं और जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं है, और ये धर्म की जगह और प्रोडक्ट बेचने लगे हैं। देखिए, व्यापार कोई भी कर सकता है। अगर संत के आश्रम में कोई ऐसी औषधि निर्माण होती है तो देश दुनिया में बंटनी चाहिए, और अगर कोई औषधि बनाई जाएगी कोई तो उसमें खर्च मिलेगा। तो कहीं ये बैन नहीं है कि कोई संत जो है व्यवसाय नहीं कर सकता। हाँ, संत इतना करेगा जरूर कि लाभ के लिए नहीं करेगा, लेकिन लागत मूल्य के लिए तो करेगा, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये लोग केवल नकली प्रोडक्ट नहीं, नकली प्रोडक्ट का सवाल नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि जब 1200 में या 1500 में 1 किलो घी बनता है, और जब 450 रुपये में इनका घी उपलब्ध है, क्योंकि 50 रुपया तो हो गया विज्ञापन का और 50 रुपया कमीशन एजेंट का, तो 450 में, तो 450 में अगर गाय घी ये बेचते हैं तो इससे निश्चित ही इस देश के किसान के साथ बहुत बड़ा जो है अन्याय हो रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से इसके रूप से पहले किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और इसीलिए किसानों का मोह भंग हो रहा है दूध उत्पादन से, क्योंकि उनको उचित कीमत नहीं मिल रही है। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भी दिल्ली के अंदर गाय का, शुद्ध गाय का घी जो है 2500 रुपये किलो बिकता है, 3000 रुपये किलो बिकता है। जब एक तरफ 2500-3000 रुपये किलो शुद्ध देसी गाय का घी बिकता है, आज गांव के अंदर भी 800 रुपये में, 1000 रुपये में आपको 1 किलो घी नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये 550 रुपये में जो घी बेच रहा है, यह कहीं ना कहीं शंका पैदा करता है, और इससे सबसे बड़ा नुकसान किसान होता है। तो आप इस चाहेंगे कि बाबा रामदेव जी के देसी घी और जो शहद है उसके खिलाफ जांच बैठा जाए? आगे देखो, आगे होता है क्या, अभी तो एक कदम चले हैं वो।